नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2023 एथिक्स पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमज़ोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। कितना बढ़िया स्टेटमेंट है कि ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमज़ोर एवं बेकार है। अगर ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का तो सत्यनिष्ठ कितने भी हों वो सब बेकार है, कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए कि आपको अधिकारी के पद पर बैठा दिया गया है, लेकिन आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर आप कितने भी सत्यनिष्ठ हों वो कमज़ोर है, बेकार है। या किसी भी ऐसे स्थान पे पदस्थापित कर दिया जाए, अधिकारी के अलावा कोई भी जिम्मेदारी दे दिया जाए जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो सत्यनिष्ठ कितने भी होंगे वो किसी काम का रहेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मिसयूज कर लिया जाए आपका, है ना, आपसे काम निकलवा लिया जाए लेकिन आपको पता ही ना चले। तो कहने का मतलब है कि सत्यनिष्ठ होने के लिए और सत्यनिष्ठ की उपयोगिता हो सके इसके लिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान का अभाव रहेगा, सत्यनिष्ठ कितने भी रहेंगे उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा, उसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन हाँ, ज्ञान खूब है लेकिन सत्यनिष्ठता का अगर अभाव है तो वो ज्ञान खतरनाक है और भयानक है, क्योंकि सारे ज्ञान का यूज़ हो जाएगा अलग अलग तरकीबें निकालने में कि कैसे हम अपनी झोली भर सकें, अपनी तिजोरी भर सकें। तो ज्ञान और सत्यनिष्ठा में अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि दोनों चीज़ें हों। लेकिन अगर किसी चीज़ में हल्की सी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े तो ज्ञान में कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा लेकिन सत्यनिष्ठता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अधिकारी सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ज्ञान भले ही थोड़ी बहुत उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, स्किल में थोड़ी बहुत भले ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन सत्यनिष्ठता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। जब भी किसी अधिकारी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है या ये कहा जाता है कि इसका जो सत्यनिष्ठता है वो डाउटफुल है, इसकी इंटीग्रिटी जो है डाउटफुल है, तो बहुत ही एक मतलब ख़राब स्थिति है उसके लिए। तो दोनों ज़रूरी हैं। अच्छी स्थिति तो यही है, ज्ञान अच्छा रहेगा तो सत्यनिष्ठता का मतलब है, लेकिन सत्यनिष्ठता नहीं रहेगा तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसी बात को हमको समझाना है, उदाहरण देते हुए समझाना है 200 शब्दों में। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, बट knowledge without integrity is dangerous and terrible. What do you understand by this statement? Discuss. चलिए पढ़ते हैं अब। ज्ञान का तात्पर्य किसी विषय से संबंधित सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक जानकारी से है। यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में कार्यों का निष्पादन किस प्रकार करना है, जबकि सत्यनिष्ठा एक विस्तृत रूप में मन, वचन तथा कर्म से प्रेम, अहिंसा, अखंडता, विश्वास जैसे गुणों के पालन पर बल देती है। यह व्यक्ति को भरोसेमंद, वफादार तथा निष्पक्ष बनाती है। एक बार फिर से पढ़ें। पहले लाइन में ही बता दिए, पहले पैराग्राफ में, कि ज्ञान और सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या है। ज्ञान का तात्पर्य किसी विषय से संबंधित सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक जानकारी से है। यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में कार्यों का निष्पादन किस प्रकार करना है, जबकि सत्यनिष्ठा एक विस्तृत रूप में मन, वचन तथा कर्म से तीनों से मन, वचन, कर्म तीनों से प्रेम, अहिंसा, अखंडता, विश्वास जैसे गुणों के पालन पर बल देती है। ये सत्यनिष्ठा एक बहुत बड़ा मूल्य है। इसमें केवल ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया कुछ, कर्म कुछ है, वचन कुछ है, मन में कुछ है, ऐसे नहीं। जब तीनों में साम्यता होती है, जब मन, वचन, कर्म तीनों में एक रूपता होती है, इंटीग्रिटी होती है, तो हम कहेंगे वो इंटीग्रिटी है, मतलब कि सत्यनिष्ठता है।
यह व्यक्ति को भरोसेमंद, वफादार और निष्पक्ष बनाती है। ज्ञान के बिना, क्या भैया, ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर है, क्योंकि बिना उचित ज्ञान के व्यक्ति सूचनाओं तथा तर्क के अभाव में चाह कर भी कार्य का निष्पादन नहीं कर पाता। ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर है, क्योंकि बिना उचित ज्ञान के व्यक्ति सूचनाओं तथा तर्क के अभाव में चाह कर भी कार्य का निष्पादन नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षक में ज्ञान का अभाव हो तो वह अपनी तरह से सत्यनिष्ठ होकर भी विद्यार्थियों को उचित ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में डॉक्टर, इंजीनियर तथा अन्य व्यवसायी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएंगे। किंतु सत्यनिष्ठा के अभाव में यह ज्ञान खतरनाक हो जाता है। वस्तुतः सत्यनिष्ठा एक ऐसा गुण है जो इस ज्ञान के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, ज्ञान से युक्त एक अधिकारी सत्यनिष्ठा के अभाव में भ्रष्ट होकर संपूर्ण समाज का नाश कर देता है। इसके अलावा सत्यनिष्ठा से रहित एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के नुकसान के लिए और अपने मेहरारू लड़के के फायदे के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु के माध्यम से ऐसा देखा जा सकता है। अन्य शिक्षित अपराधियों में भी ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। ये जो है ना, जो जितने भी नेतागण हैं, जितने भी पुलिस हैं, जितने भी आईएएस हैं, जितने भी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, ये शिक्षित अपराधी हैं। शिक्षित अपराधी, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, शिक्षित अपराधी, पढ़े लिखे अपराधी हैं, एक नंबर के अपराधी हैं। ये जो जनता से लूट खसोट करते, किसी भी बहाना को मार करके लूट खसोट करते हैं, वो पढ़े लिखे अपराधी हैं, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी हैं वो। और ये नकारात्मक प्रवृत्ति उनके अंदर देखी जाती है कि कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं कई बार। वस्तुतः ज्ञान का संबंध व्यक्ति की क्षमता से है, जबकि सत्यनिष्ठा का संबंध उचित ढंग से कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा से है। कार्य की प्रभाविता के लिए ज्ञान तथा ईमानदारी दोनों का समन्वय आवश्यक है। अगला प्रश्न 125 शब्द में लिखना है, 8 अंकों का है। सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है एक अच्छे गवर्नेंस को चलाने के लिए? देखो, संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है कि अपने और दूसरे के मन की स्थिति, मन में क्या ऊहापोह है, मन में क्या द्वंद्व है, मन में क्या नैतिक चिंताएं हैं, उसको समझ पाने और उसको हैंडल कर पाने, उसको प्रबंधन कर पाने की क्षमता होती है संवेगात्मक बुद्धि। और एक सिविल सेवक के लिए, एक अच्छा शासन चलाने के लिए, सुशासन और प्रशासन चलाने के लिए संवेगात्मक बुद्धि होनी चाहिए। अपने गुस्से, अपने जो भावनाएं हैं उस पर नियंत्रण, और दूसरे की भावनाओं पर भी नियंत्रण करने की शक्ति, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। वो होता है संवेगात्मक बुद्धि। और बिना किसी को मतलब ज़्यादा चोट पहुंचाए, ज़्यादा उसको डांटे डपटे बिना, बहुत ज़्यादा उसको सही प्रकार से कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, खुद को हैंडल कर पा रहे हैं, दूसरे को भी हैंडल कर पा रहे हैं, इससे जो है हम कहेंगे संवेगात्मक बुद्धि। और ये सुशासन प्रशासन दोनों के लिए ज़रूरी है। एक अच्छे शासन के लिए क्या चाहिए? एक अच्छे शासन के लिए चाहिए कि आप गंभीर रहें, है ना, गंभीर रहें थोड़ा सा, और चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाएँ, है ना, स्थितियों को सही प्रकार से समझ पाएँ कि कहीं पे कुछ अगर सिचुएशन बन गया है कि दंगा होने वाला हो, या कुछ भी यहाँ टेंशन हो सकता है, मारपीट हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, उस गंभीर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए
जो क्षमता होनी चाहिए, जो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए और लोगों को समझाने की, परसुएड करने की जो क्षमता है, वो संवेगात्मक बुद्धि के बगैर नहीं हो सकता। पढ़ते हैं। अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अपनी यहाँ एक शब्द और जोड़ दे, दूसरे की भी। अपनी व दूसरों की भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यह मूल से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधन करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है। अब संवेगात्मक बुद्धि के घटक क्या हैं? डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के घटक क्या हैं? हम संवेगात्मक बुद्धि कैसे विकसित करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो स्व जागरूकता एक घटक का मतलब क्या है? स्व जागरूकता, अपने बारे में पता रहे। आंतरिक प्रेरणा, सामाजिक दक्षता, स्वनियमन, सहानुभूति। सहानुभूति का गुण रहेगा तो हम समझ पाएंगे दूसरे के मन में किसी विशेष परिस्थिति में क्या चल रहा होगा और इस समय मुझको क्या बोलना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा शांत हो सके। प्रशासन और सुशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता से निम्नलिखित प्रकार से सहायता मिल सकती है। कार्यस्थल पर बेहतर पारस्परिक संबंध और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का विकास करने में, हितग्राहियों की अभिवृत्ति को समझकर किसी परियोजना के सफल संचालन को सुनिश्चित करने में, अपने अधीनस्थों की मनोवृत्ति की सही पहचान करने तथा उनके कार्य निष्पादन की क्षमता के माध्यम से भविष्य के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में, आपदा या दुर्घटना के दौरान पीड़ितों की मनोवृत्ति का सही आकलन कर उनके राहत और पुनर्वास की प्राथमिकताएं तय करने में, स्वयं के नकारात्मक आवेगों को नियंत्रित कर एक स्वस्थ कार्यशैली का विकास करने में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से बातचीत के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता का विकास होता है। समय, सूचना और मानव संसाधन के उचित प्रबंधन द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन करने में। अतः यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि संवेगात्मक बुद्धि के प्रयोग से निजी जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी सफलता सुनिश्चित होती है। भावनात्मक प्रज्ञता या संवेगात्मक बुद्धि से युक्त प्रशासन में गतिशीलता, निरंतरता, लोक कल्याण और नैतिकता जैसे सुशासन के गुण उपस्थित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 125 शब्द में है, 8 अंकों का। किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण किन्हीं 2 गुण बताने हैं। तो सबसे पहला गुण जो सभी व्यक्ति लिखेंगे वो है सत्यनिष्ठा, और मैं भी ये लिखूंगा क्योंकि सचमुच एक सिविल सेवक के लिए सत्यनिष्ठा से बड़ा कोई भी मूल्य कैसे हो सकता है। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के अंदर में ही ये बात होगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के अंदर में ही होगा कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही होगा जो है ईमानदारी, मतलब कि समय में ईमानदारी, कि हम जितना समय मुझको मिला है उतना तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं कि समय का इंतजार कर रहे हों। मन से काम करेंगे। मन, वचन, कर्म तीनों में जब साम्यता होती है तो सत्यनिष्ठा जैसा गुण विकसित होता है। तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से, सेवा भाव, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा वो सेवा भाव से काम करेगा, वो बोझ नहीं उतारेगा प्रशासन में आकर के, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम करेगा, सेवा भाव उसके अंदर होगा। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा वो कहीं ना कहीं कर्तव्यनिष्ठ भी होगा, तो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के अंदर में सभी बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं।
तो सत्यनिष्ठ तो सबसे पहले लिखना लाजमी ही है सिविल सेवक के लिए। दूसरा अगर हम गुण देखें तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम गुण कह लें एक दृढ़ इच्छा शक्ति। ये भी एक अच्छा गुण हम कह सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति। क्योंकि एक सिविल सेवक को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने आती हैं, बहुत सारे दबाव, भय, लोभ, प्रलोभन, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब सत्यनिष्ठा भी इससे जुड़ गई। अब बहुत सारे समस्याएं भी होती हैं, कई बार उसके सामने दबाव होते हैं अलग अलग, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो वो बहुत बड़े बड़े कार्य को अंजाम दे सकता है। 125 वर्ड में लिखना है। पहले इंट्रो दिया, अच्छा सत्यनिष्ठा यहाँ भी पहले लिखा है। दूसरा समानुभूति, समानुभूति भी सही बात है, अच्छी बात है, समानुभूति होना चाहिए, महत्वपूर्ण गुण है। लोक सेवक संवैधानिक मूल्यों के अनुसार लोक निधियों का उपयोग कर लोक हित में कार्य करें, इसके लिए उसमें बहुत से व्यक्तिगत गुण होने आवश्यक है। लोक सेवक संवैधानिक मूल्यों के अनुसार लोक निधियों का उपयोग करके लोक हित में कार्य करें, इसके लिए उसमें बहुत से व्यक्तिगत गुण होने आवश्यक हैं, जैसे प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, करुणा, सेवा भाव, तटस्थता, निष्पक्षता, जवाबदेही, समानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग, दया, वस्तुनिष्ठता आदि। फिर से पढ़ लें, इतने सारे गुण तो ये तो लाइन कहीं भी हम लगा सकते हैं। प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, देखिए जहाँ जवाबदेही होगा, जहाँ पारदर्शिता होगा वहाँ जवाबदेही ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन दोनों को साथ में याद करें। फिर करुणा, सेवा भाव, तटस्थता, निष्पक्षता, समानुभूति, सहिष्णुता, सहयोग, दया, वस्तुनिष्ठता आदि। इनमें दो प्रमुख गुणों की व्याख्या निम्न है। पहला है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा का अर्थ है नैतिक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करना, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करना। ईमानदारी, नैतिकता, करुणा, अखंडता इसके प्रमुख लक्षण हैं। सत्यनिष्ठा नकारात्मक अर्थ में भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी का अभाव है, वहीं सकारात्मक अर्थ में सत्य की उच्च वृत्ति के साथ कार्य करना है। गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर माना है। सत्यनिष्ठा निरपेक्ष भाव से कार्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है। लोक सेवक में सत्यनिष्ठा का महत्व व्यक्तिगत हितों से बढ़कर सार्वजनिक हित को वरीयता देना है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन तथा श्रीधरन यानी कि मेट्रो मैन सत्यनिष्ठा के प्रतिमान हैं। समानुभूति, समानुभूति व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों व जीवों की मनः स्थिति को समझने तथा स्वयं को उनकी स्थिति में महसूस करने की क्षमता है। यह दूसरों के प्रति करुणा, दया, सहृदयता, लगाव और चिंता को प्रकट करती है। समानुभूति लोक सेवकों में नागरिकों से अपनत्व का भाव प्रकट करती है। समानुभूति से सामाजिक सह संबंधों को सशक्त बनाया जा सकता है। समानुभूति में प्रतिद्वंद्विता से मुक्ति तथा परस्पर सहिष्णुता का विकास होता है। विकासशील प्रशासन तथा विकास प्रशासन में समानुभूति समावेशी विकास के लिए अनिवार्य संघटक है। महात्मा गांधी द्वारा देश की जनता की स्थिति को देखते हुए बकरी के दूध का उपयोग करना तथा एकमात्र खादी की धोती ही पहनना स्वीकार करना उनकी समानुभूति को दर्शाता है। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे। सिविल सेवकों के बीच उदारता यानी कि जेनरोसिटी तथा वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। तो उदारता क्या है? उदारता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो उनको अलग अलग परिस्थितियों में लेकर के जाए, परिस्थितियां दिखाए। कई बार होता है हम परिस्थितियों से अवगत ही नहीं है,
तुम उदार हो ही नहीं पा रहे हैं। परिस्थितियों से अवगत कराएं, एक अच्छी चीज़ हो सकती है। दूसरा, सिविल सेवकों में ये चीज़ विकसित करना है तो परिस्थितियाँ मेन होंगी। दूसरा, अब उनको थोड़ा ट्रेनिंग दें, थोड़ा क्या कहते हैं, अलग अलग जैसे मूवीज़ हो गए या प्रोग्राम हो गए जिसमें जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, जो काफ़ी क्षेत्र सालों से किसी क्षेत्र विशेष में काम किए हैं, उनके व्याख्यान वगैरह सुनाने वाली बात हो गई, है ना। इन सब के माध्यम से उदारता को बढ़ा सकते हैं। वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि किसी भी घटना को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना, मतलब कि तर्क, प्रमाण इत्यादि के आधार पर निर्णय लेना, ना कि पूर्वाग्रह के आधार पर। उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी। पहले डेफिनेशन बताएगा, जाहिर सी बात है, देखते हैं। सिविल सेवकों के कार्य निष्पादन की महत्ता को देखते हुए कई गुण होने आवश्यक हैं, जिसमें उदारता, वस्तुनिष्ठता प्रमुख है। वस्तुनिष्ठता व्यक्तिगत चेतना से मुक्त होकर, मतलब वही पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निरपेक्ष व्यवहार करना वस्तुनिष्ठता है। व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के वास्तविक रूप में तथा तार्किक तरीके से निर्णय लेता है तो वस्तुनिष्ठ निर्णय कहलाता है। उदारता, सिविल सेवकों में उदारता वह गुण है जिसमें वशीभूत होकर वह कट्टरता के बजाय समावेशी, सहिष्णुता, दया तथा करुणा जैसे मूल्यों के आधार पर अन्य लोगों के साथ व्यवहार करता है। लोक सेवकों में उदारता और वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा देने के सुझाव। मिशन कर्मयोगी, लोक सेवकों में सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से 2020 में शुरू किया गया था मिशन कर्मयोगी। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, लोक सेवकों को जनोन्मुखी और समावेशी लोकनीति के लिए तैयार करना। वार्षिक मूल्यांकन पद्धति में बदलाव, पारंपरिक तरीकों के बजाय वस्तुनिष्ठता और उदारता की पैमाने को शामिल करना। नैतिकता की स्थापना, भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को सशक्त करना और नैतिक मूल्यों के अनुपालन को प्रोत्साहित करना। जनता की भागीदारी बढ़ाना, लोक सेवकों के मूल्यांकन की पद्धति में जनता के फीडबैक को शामिल करना। सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर को मजबूत करना। रोल मॉडल की स्थापना, प्रशासन में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को आदर्श के रूप में स्थापित करना। कार्य स्थितियों में बदलाव लाना, लोक सेवकों पर अनुचित दबाव कर तरीकों को कम कर उन्हें निर्णय निर्माण में संवैधानिक सुविधा प्रदान करना। पुरस्कार और पहचान प्रदान करना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार मानवीय और शासकीय मूल्यों की अनुपालना करने वाले सिविल सेवकों को पुरस्कृत करना तथा उन्हें पहचान देना। लोक सेवकों में उदारता तथा वस्तुनिष्ठता के गुण प्रशासन को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी, अनुक्रियाशील, समावेशी बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। शेष नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।